स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग मिले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के वन शॉट के लिए। हमारे जो भी पार्ट वन के सारे चैप्टर्स हैं, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके ग्रेविटेशन तक, हमने सबके लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसको 4 पार्ट में किया था, लेकिन बाकी सबको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से लेके ग्रेविटेशन तक सबके वन शॉट अपलोड किए गए हैं विद एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन के हमारा वन शॉट विद एक्सपेरिमेंट नहीं गया। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमारा एक बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूँ तो पार्ट टू जो हमारी किताब है उसमें सबसे छोटा चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। उसके बाद सबसे छोटा चैप्टर हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ही है। कुल मिला के 7 या 8 फॉर्मूले हैं मैक्सिमम, जिनमें से न्यूमेरिकल आपको 2 या 3 फॉर्मूलों के ऊपर ही मिलता है। कुल मिला के एग्जाम में 2 या 3 चीजें ही सबसे ज्यादा अच्छाई रहती हैं। अब कई बच्चों को मैं बता दूं जो यहाँ पहली बार आए हैं इस चैनल पे, हम लोग जो वन शॉट अपलोड कर रहे हैं उनमें सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, और फिर बीच बीच में हम लोग इसी चैनल पे रिकॉर्डेड वर्जन में क्वेश्चन एंड आंसर्स के भी लेक्चर डालते रहते हैं, जिसमें से पहला लेक्चर पहले 2-3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले, फिर अगला लेक्चर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डाले। तो ऐसे डालते जा रहे हैं, आप वो भी गो थ्रू जरूर कीजिएगा अगर आपको वन शॉट पसंद में आ रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अगेन, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मन में एक एक इमेज क्रिएट करनी है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि नाम से समझ में नहीं आता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो सच बोलूं तो हम इस चैप्टर में मेनली बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी के बारे में। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई की जाती है तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी शेप को, साइज को चेंज करता है। लेकिन अगर मैं फोर्स को हटा दूं तो क्या वो ऑब्जेक्ट अपने जगह पे वापस आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि एक रबर बैंड है, मैं उसको अगर खींचता हूं तो हम सब जानते हैं कि एक लिमिट तक खींचने पे और उसको छोड़ने पे, उस पे फोर्स हटाने से वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप, साइज, स्टेट पे आ जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या हम इस चैप्टर में उन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन पे फोर्स हटाने के बाद वो वापस ना आए। जैसे कि क्ले है, क्ले पे अगर मैं अपने अंगूठे से फोर्स लगा दूं और अपना अंगूठा हटा दूं तो उस पे मेरे अंगूठे का निशान, एक इंप्रेशन हमेशा के लिए बना रह जाएगा, आप सब जानते हैं। तो क्या हम उनके बारे में भी इस चैप्टर में बात करने वाले हैं? तो आंसर है हाँ, लेकिन थोड़ी सी बात करने वाले हैं। मेनली ये चैप्टर ऐसी बॉडीज के बारे में रहने वाला है जिनको हम इस चैप्टर में इलास्टिक बॉडीज भी कहेंगे। और बहुत सारे मिथ भी हैं जिनको हम लोग दूर करेंगे कि रबर बैंड इलास्टिक ज़्यादा है या स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार सुन रहे हो कि रबर बैंड ज़्यादा इलास्टिक है या स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, तो आप सबका आंसर होगा रबर बैंड, बट आंसर स्टील है, क्योंकि इलास्टिक सब्सटेंस की फिजिक्स में परिभाषा अलग है, डेफिनेशन अलग है, और आज तक हम जो इलास्टिक सब्सटेंस सोचते आए थे वो काफ़ी अलग रहते हैं। तो बहुत छोटा सा लेकिन प्यारा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। देखो, हम सब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स क्या रहता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डीफॉर्मिंग फोर्स, तो यानी कि एक स्पेशल प्रकार की फोर्स होने वाली है। ऐसी कोई भी फोर्स जो हम लगाते हैं किसी भी शेप को या साइज को चेंज करने के लिए, यानी हमारा मकसद ही शेप और साइज को चेंज करना होता है, ऐसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। अगर मैं एक रबर बैंड पे फोर्स लगा रहा हूँ, बैलेंस्ड फोर्स लगा रहा हूँ, तो आप सब जानते हो कि मैं उसकी शेप और साइज को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो फोर्स कहलाई जाएगी डीफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन वहीं पे अगर मेरे सामने एक फुटबॉल है, मैं इसे किक कर रहा हूं, तो मैं उसकी शेप और साइज को चेंज करने के लिए वो फोर्स नहीं लगा रहा हूं। तो ऐसी फोर्सेस जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज करने के लिए लगाई जाती हैं उनको हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी में चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन लेके आएगी। कॉन्फ़िगरेशन से कहने का मतलब यहाँ पे शेप एंड साइज ही है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे शेप एंड साइज ही है। उस फोर्स को हम लोगों ने नाम दिया है डीफॉर्मिंग फोर्स। तो ऐसी फोर्स को हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, समझ गए ना। ऐसी फोर्स जो शेप और साइज को चेंज करे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अभी क्ले को अंगूठे से दबाया, तो वो जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो बेसिकली एक प्रकार की डीफॉर्मिंग फोर्स ही है। फिर आता है हमारे पास, देखो, डीफॉर्मिंग फोर्स के साथ साथ मुझे लगता है मुझे आपको एक चीज और पढ़ानी चाहिए, और वो है रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। ऑल्दो कहीं ना कहीं नाम से क्लियर होता है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है।
है ना भाई, नाम से क्लियर तो लग रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है। तो डीफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज करने में हेल्प करती है। लेकिन ये कौन सी फोर्स है भाई? अ फोर्स विच हेल्प्स इन restoring the configuration of a body after removing deforming force। जरा समझेंगे भाई, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई और उसकी शेप और साइज चेंज हो गई, अब अगर मैं डीफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो बॉडी एक ऐसी फोर्स बदले में लगाना चाहेगी जो कि उसकी शेप और साइज को दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ले आए। तो उस फोर्स को हम लोग नाम देंगे रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे कि एक रबर बैंड का फिर से मैं एग्जांपल लूंगा। एक रबर बैंड को अगर मैं खींच देता हूं तो मैंने उस पर कौन सी फोर्स लगाई? डीफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन जब मैं छोड़ूंगा तो क्या उसने अपनी शेप को वापस से रिगेन कर लिया? तो आंसर है यस। कैसे कर लिया? क्योंकि उसने अपने ही आप से एक फोर्स लगाई जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब क्या हर बॉडीज रीस्टोरिंग फोर्स लगा सकती है? तो जैसे कि अगेन मैं क्ले का एग्जांपल लूंगा। क्या क्ले पे मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसकी शेप और साइज को चेंज किया? आंसर है यस। बट क्या मेरे फोर्स हटाने के बाद उसने कोई रीस्टोरिंग फोर्स लगा के अपनी शेप और साइज को वापस से रिगेन किया? तो आंसर है नहीं किया। यानी कि कुछ बॉडीज रीस्टोरिंग फोर्स लगाती हैं और कुछ बॉडीज रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाती हैं, और उसी से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास होगी जिस पे अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे तो वो अपनी शेप को, अपने साइज को दोबारा से गेन करना चाहेगा। आओ एक बार पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपनी शेप और साइज को दोबारा से रिगेन कर ले, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से रिगेन करे। लेकिन कब? जब हम उस पे से कौन सी फोर्स को हटा दें? डीफॉर्मिंग फोर्स को। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी वही शो कर पाएगा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है? अब जो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगा पा रहा है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। और ऐसे बॉडीज जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको अभी हम इलास्टिक बॉडीज या परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज कहेंगे। समझ गए? ऐसी बॉडीज जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहने वाले हैं। ठीक है ना? बट आप सब जानते हो कि हर एक चीज की एक इलास्टिक लिमिट होती है। अगर मैं एक स्प्रिंग लेता हूं और उस स्प्रिंग को खींचता हूं तो वापस आएगा, फिर खींचता हूं वापस आएगा, फिर खींचता हूं वापस आएगा। आपके पेन के अंदर का ये एक स्प्रिंग क्यों ना ले लो। अगर आपको याद होगा, अगर आपने यहाँ पे वन शॉट देखा है वर्क एनर्जी का, तो उस वर्क एनर्जी के वन शॉट पे भी मैंने स्प्रिंग के बारे में बात की थी कि अगर मैं किसी भी स्प्रिंग को, यार लेट सपोज आपके पास एक स्प्रिंग है, आप उसे खींचते हो और छोड़ते हो तो वापस आ जाता है वो। लेकिन अगर आप उसे बहुत ज्यादा खींच दोगे और इतना ज्यादा खींच दोगे कि वो वापस नहीं आ पाएगा, इसका मतलब है आपने एक लिमिट को पार कर दिया जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके पास एक पजामा है, उसमें इलास्टिक वाला नाड़ा लगा हुआ है ना, तो आपने वो पजामा पहना और जब आप पहनते हो तो ऑब्वियस बात है अपनी कमर से ज्यादा खींचते हो, लेकिन जब छोड़ते हो तो आपकी कमर पे वापस आ जाता है। लेकिन अगर वही पजामा आपसे कोई 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा हेल्दी इंसान, जिसकी कमर का साइज आपसे 4 गुना 5 गुना ज्यादा है, वो पहनेगा तो क्या 4 गुना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आपकी कमर मान लो 28 है और उसकी कमर मान लो 36 है, तो वो क्या ऐसा हो सकता है कि वो पजामा हमेशा के लिए ढीला हो जाए? तो आंसर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप उस इलास्टिक का उस इलास्टिक वो जो रबर था उसकी इलास्टिक लिमिट ही पार कर दो, है ना, उसकी इलास्टिक लिमिट ही पार कर दो। आपने उसे इतना खींच दिया कि अब वो वापस अपनी शेप पे आ ही नहीं पा रहा। तो हर एक इलास्टिक बॉडी की भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी लिमिट पे अगर मैं उस पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा तो वो वापस आ जाएगा। सबकी कोई ना कोई लिमिट होती है। उसी लिमिट को बेसिकली हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो लिखा हुआ है ये ऐसी लिमिट जिसके ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट्स अपने शेप और साइज को वापस से रिगेन नहीं कर पाएंगे, अपनी इलास्टिसिटी को एक प्रकार से कहीं ना कहीं वो खो देंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसी लिमिट को हम लोग बेसिकली कौन सी लिमिट कहते हैं? इलास्टिक लिमिट कहते हैं। समझ गए ना? ऐसे लिमिट को क्या कहा जाता है? इलास्टिक लिमिट, परिभाषा लिखी हुई है। अब अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, देखो
यहाँ पर थोड़ा सा गहरी बात आने वाली, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती हैं? अगेन ऐसी बॉडीज जो जिन पे अगर रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाए तो वो अपनी शेप को वापस से रिगेन कर लें, उनको हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। क्या, अब मुझे बताओ, इस दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जो 100% अपनी शेप को रिगेन करता होगा? आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके सोचो, अगर आप एक रबर बैंड को खींचते हो और छोड़ते हो, क्या वो 100% वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आता होगा? नहीं। मैन्युअली देखने में भले ही लग रहा हो कि आ रहे हैं, बट 100% वापस नहीं आता होगा। जो 100% आ जाए उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। लेकिन जो 100% ना आए लेकिन लगभग लगभग आ जाए, उसको हम सिर्फ इलास्टिक बॉडी भी कहते हैं। ऑल दो आप सबको पता है, हम फिजिक्स में जब पढ़ाई करेंगे तो सबको हम परफेक्टली इलास्टिक ही मानेंगे, बिकॉज पहली बात तो परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हमारे लिए कौन सी होंगी? जिन पे से अगर मैंने उनकी शेप को चेंज की थी, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के अगर मैं हटा दूं तो वापस अपनी स्टेट पे 100% आ जाए, उन्हें हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। जिसमें से कुछ बहुत फेमस इलास्टिक बॉडीज हमारे पास हैं। क्वार्ट्स है हमारे पास, फॉस्फोर, ब्रॉन्ज है, ये कुछ सब्सटेंस हैं। अब आपके ना मन में एक सवाल उठेगा, मैं आपसे ना एक सवाल पूछता हूँ, ये सवाल बार बार आता रहेगा इस चैप्टर में। सवाल क्या है? अलग अलग तरीके से इसका आंसर आपको मिलेगा, लेकिन सवाल क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट सेक्शन पे कि विच इज मोर इलास्टिक, ईमानदारी से अगर हम आंसर दे विच इज मोर इलास्टिक, रबर बैंड और स्टील, तो आपका आंसर क्या होगा? इसके ऊपर मैंने अभी लेक्चर की शुरुआत में बात की, लेकिन अगर मैं आपसे ईमानदारी से अभी भी पूछूं कि आपके हिसाब से स्टील और रबर में ज्यादा इलास्टिक कौन है, इसका आंसर ईमानदारी से कमेंट सेक्शन पर टाइप करो एक बारी, ईमानदारी की बात है, देख लो। तो आंसर है, अगर आप ये चैप्टर पहली बार कर रहे हो, ये स्टेटमेंट पहली बार सुन रहे हो, तो आप सबका आंसर रबर होना चाहिए, बिकॉज एक कॉमन व्यक्ति का आंसर रबर होना चाहिए। बट कमाल की बात यह है कि हम लोग आज तक इलास्टिक चीज को समझते ही गलत आए। हमने आज तक क्या समझा इलास्टिक बॉडी कौन है? हमने आज तक समझा जिसपे हम फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज हो, है ना, और वापस आ जाए, उसको हमने इलास्टिक कहा। बट एक्चुअली में आप रबर बैंड को ज्यादा इलास्टिक इसलिए कह रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में ये है कि मैं उस पर फोर्स लगाता हूँ, उसकी शेप ज्यादा चेंज होती है और फिर वापस भी आता है। लेकिन स्टील की तो शेप भी चेंज नहीं होती। तो यहीं पे आप मात खा गए, बिकॉज इलास्टिक सब्सटेंस वो नहीं है जिनकी शेप में ज्यादा चेंजेस आते हैं जब हम उन पे फोर्स लगाते हैं। उनको हम इसी चैप्टर में आगे जाके इलास्टोमर कहेंगे। इलास्टिक सब्सटेंस वो है जिस पे अगर मैं डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा दूं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ज्यादा से ज्यादा आए, वो बेहतर इलास्टिक सब्सटेंस होगा। अब मैं यहाँ पे ना आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। इमेजिन करते हैं एक चेयर है, एक चेयर स्टील की बनी हुई है और एक चेयर रबर की बनी हुई है, बड़े मोटे मोटे पिलर हैं रबर के, टेंशन मत लो, स्ट्रांग है। आप बताओ, अगर रोज दोनों चेयर पे एक 100-100 किलो का इंसान आता है, बैठता है, फिर आधा घंटा बैठ के चला जाता है, फिर आता है, बैठता है, आधा घंटा बैठ के चला जाता है, ऐसा वो 1 महीने तक करता है। अकल लगा के कमेंट सेक्शन पे फिर से आंसर लिखो टाइम स्टैम्प के साथ कि कौन सी चेयर होगी उनमें से जो धस जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ज्यादा धसेगी। कौन सी चेयर होगी? स्टील वाली चेयर होगी या रबर वाली चेयर होगी जो धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम धसती चली जाएगी, ज्यादा धसेगी, आधा मिलीमीटर धसे, 1 मिलीमीटर धसे, लेकिन ज्यादा धसेगी। तो आई होप आपने कमेंट सेक्शन पे आंसर लिखा हो रबर वाली चेयर। यानी कि स्टील वाली चेयर पे, अब आप कहोगे स्टील वाली चेयर पे जब कोई मतलब जब कोई नॉट मोटा सॉरी जब कोई 100 किलो का इंसान आके बैठा तो सर उसकी तो शेप ही चेंज नहीं हुई। ये तो गलत है, आप सब जानते हैं उसकी भी शेप चेंज हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी शेप ना चेंज हुई हो। बस फर्क ये कि उसकी शेप ना के बराबर चेंज हुई थी, लेकिन जब वो इंसान उस चेयर से उठ गया तो उसकी शेप वापस से रिगेन भी हुई। यानी स्टील ज्यादा बेहतर इलास्टिक है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम रोज उस पर इंसान आके बैठ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, रोज डिफॉर्मिंग फोर्स है, रोज रिस्टोरिंग फोर्स है, और वो अभी भी अपनी शेप को, साइज को ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है। तो ये बहुत रफ तरीके से हमने बात की कि स्टील इज मोर इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक की परिभाषा बदल दीजिए अपने दिमाग में। जिनको आप अभी तक ये समझते आए थे कि फोर्स लग के खींचते हैं और वापस आते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा खींचते हैं वो इलास्टिक नहीं होते, वो तो इलास्टोमर होते हैं। जो अपनी स्टेट पे वापस आ जाए उनको हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड ऑब्वियस बात है, इनके बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे पास प्लास्टिक बॉडीज। अब ये प्लास्टिक बॉडीज कौन सी बॉडीज हैं भाई? तो ऐसी बॉडीज जो अपने
डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ ही ना पाए बिल्कुल भी, उन्हें परफेक्टली प्लास्टिक बोलेंगे, या ना के बराबर वापस आ पाए उन्हें हम प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। अगेन क्ले हो गया, वैक्स हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो परिभाषा लिखी हुई है, पुट्टी हो गया, पीओपी हो गया, पैराफिन वैक्स, ये पैराफिन वैक्स एक ही शब्द है भाई, पैराफिन वैक्स एक ही शब्द है। तो यानी कि ये एक प्रकार की वैक्स होती है। आप अपने घर की वैक्स समझ लो, क्ले समझ लो, यानी ये सारे सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जिन पे अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो ये अपने तरफ से कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगा के वापस नहीं आने वाले।